नेटवर्क। तो शहर की सरकार के लिए आज मतगणना की प्रक्रिया अब से कुछ देर बाद ही 9 बजे शुरू होने वाली है। अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। और अभी जो रिपोर्ट हमने आपको दिखाई, परिसीमन, इसका कितना महत्व है और इसके क्या मायने हैं और इसका कितना असर देखने को मिलेगा, वो भी समझने की कोशिश करते हैं। हमारे सहयोगी दीपक, ललित और शाकिर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, आप ही से अगर सबसे पहले मैं शुरुआत करूं, जो परिसीमन किया गया है उसका कितना असर देखने को मिल सकता है? क्योंकि कांग्रेस भी यह उम्मीद लगाई बैठी होगी, कम से कम 2 नहीं तो 1, क्योंकि कहा यह जाता है कि बीजेपी शहरों में ज्यादा स्ट्रांग होती है, लेकिन कम से कम परिसीमन के बाद उम्मीद लगाई बैठी होगी। तो परिसीमन का असर कितना देखने को मिल सकता है? देखिए अभिषेक, यदि जयपुर की बात की जाए तो जैसे हमने शुरुआत में हमारे दर्शकों को बताया कि जयपुर में पहले 91 वार्ड थे और इस बार एक की बजाय 2 नगर निगम करके दोनों में कुल मिलाकर 250 वार्ड कर दिए गए। अब यदि आप इस गणित को समझिए कि जयपुर में जिस तरीके से परिसीमन किया गया, तो ऐसे में हेरिटेज जो नगर निगम है उसके अंदर जिन विधानसभा क्षेत्रों को शामिल किया गया है उसमें आप समझिए कि आदर्श नगर विधानसभा, यहां पर कांग्रेस के विधायक रफीक खान है। हवा महल विधानसभा, वहां से महेश जोशी की जो मुख्य सचेतक है वो विधायक है। अमीन कागजी किशनपोल से विधायक है, वो भी हेरिटेज में शामिल है। इसके अलावा सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र जो कि जयपुर के काफी बाहरी हिस्सा उसमें आता है, यानी जयपुर से आप मानकर चलिए जयपुर परकोटे से करीब 6-7 किलोमीटर दूर तक का, या मानिए कि 8 किलोमीटर दूर तक का हिस्सा भी इसके अंदर शामिल कर लिया गया, जिसको कि कई जानकारों ने व्यवहारिक भी नहीं बताया था। लेकिन जिस तरीके से परिसीमन किया गया तो उसमें 4 विधानसभा सीटें तो ये शामिल की गई। इसके अलावा आमेर विधानसभा क्षेत्र के जो पहले का 1 वार्ड नगर निगम में आता था, उस 1 वार्ड को बढ़ाकर अब 4 वार्ड कर दिए गए हैं। तो ऐसे में वहां पर जरूर उन 4 वार्ड्स के हिसाब से देखा जाए तो वहां पर जरूर बीजेपी के विधायक सतीश पूनिया जो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। बाकी के यदि जिन विधानसभा क्षेत्रों को पूरा का पूरा शामिल किया गया है, उन चारों के अंदर जो कांग्रेस है उसके विधायक वहां पर मौजूद हैं। तो ऐसे में कांग्रेस ने निश्चित तौर पर, कांग्रेस को उम्मीद है कि जिस तरीके से हेरिटेज नगर निगम में जो अधिकांश इलाका शामिल है, यानी कि हम कहें कि लगभग 99% इलाका जो उसके अंदर शामिल है वो है एक तरीके से कांग्रेस के विधायकों का इलाका। तो ऐसे में उसका फायदा विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से पार्टी ने इन 4 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज की, तो उसका फायदा यहां पर भी उन्हें मिलेगा, ये कांग्रेस को लगता है। इसी तरीके से बात की जाए जो बाकी बचा हुआ विधानसभा क्षेत्र था उसमें ग्रेटर को शामिल किया गया है। तो ऐसे में बीजेपी को ये लगता है कि ग्रेटर के अंदर जो उसके विधायक हैं वो ज्यादा हैं, चाहे वो बात सांगनेर की कीजिए, चाहे वो बात विद्याधर नगर की कीजिए। और तो ऐसे में बीजेपी को ये लगता है कि वहां पर उसकी जीत जो है वो तय है। इसके अलावा हेरिटेज में भी बीजेपी बात ये कर रही है कि वो जीत जाएगी, लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए जिस तरीके से वार्ड्स का परिसीमन हुआ है उसको देखकर ये लगता है कि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है उसका पलड़ा भी विधानसभा चुनाव के परिणाम को देखा जाए तो हेरिटेज में भारी यहां पर रहने वाला है। ये अभी तक की स्थितियों को देखकर समझ में आता है, क्योंकि जिस तरीके से नगर निगम का बंटवारा किया गया, वार्ड्स का परिसीमन किया गया है, तो ऐसे में वो इस हिसाब से हुआ है कि जहां पर एक तरीके से हेरिटेज के अंदर कांग्रेस के जो विधायक हैं वो अधिकांश हैं। और वहीं बात की जाए यदि ग्रेटर की, तो वहां पर मिलीजुली सी स्थिति यहां पर देखने को मिलती है कि बगरू की बात की जाए या झोटवाड़ा की बात की जाए ग्रेटर के अंदर, तो ऐसे में वहां पर कांग्रेस के विधायक हैं। बिल्कुल। अब इसका कितना इंपैक्ट रहेगा, कोटा की स्थिति भी समझते हैं। शाकिर, पहले जितने वार्ड थे उससे लगभग 2.5 गुना वार्ड जो हैं वो अब कोटा में कर दिए गए हैं। तो कोटा में इस नए परिसीमन का कितना असर देखने को मिल सकता है? और यहां पर क्योंकि 2014 में बीजेपी जीत कर आई थी, बीजेपी का यहां पर बोर्ड बना था, 2020 में जब अब चुनाव हुए हैं, निगम 2 हो गए हैं, वार्ड छोटे छोटे हो गए हैं, तो यहां पर कांग्रेस अपनी कितनी संभावनाएं तलाश रही है? बीजेपी का गढ़ कहा जाता है। अब तक का जो इतिहास है नगर निगम का, 5 बार जो चुनाव में है उसमें से 4 बार जो है बीजेपी यहाँ पर अपना मेयर बनाने में कामयाब हुई है, और कांग्रेस को सिर्फ 1 बार ही जो है बोर्ड बना पाई है। लेकिन जब 2 अब निगम हो गए हैं, क्योंकि 65 वार्ड थे पिछली बार, अब 150 वार्ड हो गए हैं, 2 निगम बना दिए गए हैं, कोटा उत्तर और दक्षिण, 70 और 80 वार्डों में इनको डिवाइड किया गया है। लेकिन जहाँ तक हम बात करें कि परिसीमन से कितना लाभ होगा, तो परिसीमन से लाभ की जहाँ तक बात है कि वार्ड छोटे होने के बाद में जो है प्रत्याशी जो है वार्ड मेंबर जो है वो जनता के टच में रहेगा। वार्ड जो पहले बड़े थे, 10-10 हज़ार 12-12 हज़ार जो है मतदाताओं की संख्या थी, एरिया लंबा था, वो छोटा कर दिया गया है। और लेकिन राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो
कांग्रेस के लिए, क्योंकि पुराना शहर और नया शहर ये दो भागों में विभाजित हो गया। पुराना शहर जो है कोटा उत्तर, वो जो है यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल का क्षेत्र है, और कोटा दक्षिण की हम जहाँ बात करें तो ये परिसीमन 2003 में जब से इस विधानसभा का हुआ है तब से कांग्रेस वहाँ पर जीत नहीं पाई है। एक भी चुनाव में अभी तक कांग्रेस को वहाँ पर कामयाबी नहीं मिल पाई है। तो नया कोटा और पुराना कोटा ये दो क्षेत्र जो है ज्यादातर वार्ड इसी में है। 30 वार्ड लाड़पुरा विधानसभा क्षेत्र में है, जो दोनों ही 14 वार्ड जो है कोटा उत्तर में उसके आते हैं और 16 वार्ड कोटा दक्षिण निगम क्षेत्र में आते हैं। तो परिसीमन होने के बाद भी वार्ड छोटे हुए हैं, प्रत्याशी कैंडिडेट भी बढ़ गए हैं, तमाम चीज़ें वो हो गई है। लेकिन इसका एक फायदा जो है शहर की जनता को ये हो सकता है कि अब वार्ड छोटे होने के बाद वार्ड पार्षद जो है वो उनके अप्रोच में होगा। कभी भी वार्ड पार्षद को जाकर के वो अपनी बात कह सकते हैं, अपनी बात बता सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच ये एक तस्वीर और दिखाना चाहेंगे, यहाँ पर जो है प्रत्याशी जो है वो पहुँचने लगे हैं और वो अब अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ पर उनको बुलाया जब अंदर जाएगा, जब उनके वार्ड की काउंटिंग की बारी होगी तब वो उनको अंदर लिया जाएगा। कोटा उत्तर के जो प्रत्याशी हैं वो लगभग जो है सभी प्रत्याशी अब अपने अपने यहाँ पर जो इनकी व्यवस्था की गई है यहाँ पर वो आ चुके हैं। धड़कनें इनकी तेज़ है क्योंकि कुछ देर बाद जो है परिणाम आ जाएंगे, नतीजे आ जाएंगे। इनकी जो मेहनत है, इतने दिनों से जो लगातार प्रचार अभियान इनका चल रहा था, जनता के बीच ये पहुंच रहे थे वादों को लेकर, इरादों को लेकर, वो तमाम चीज़ें जो है ईवीएम से जो है बाहर निकलना शुरू होगी। तो प्रत्याशियों के यहाँ पर यह व्यवस्था की गई है कि क्योंकि अलग अलग वार्ड के हिसाब से काउंटिंग हो रही है, 3 चरण में यहाँ पर काउंटिंग होगी और 7-7 वार्ड एक कमरे में रखे गए हैं, उनमें इनमें क्या काउंटिंग होगी। कुछ प्रत्याशियों से भी मैं बात करने की कोशिश करता हूँ कि क्या धड़कनें तेज है मैडम, परिणाम आने वाले हैं? नहीं, कोई धड़कन तेज नहीं है। परिणाम तो जनता देती है और निश्चित रूप से हम विजयश्री प्राप्त करेंगे। यहाँ की जो व्यवस्थाएं की गई है, क्योंकि कोरोना का भी वो है, माकूल व्यवस्था है, इंतजाम ठीक है, आपको लग रहे हैं इंतजाम? प्रशासन अपने हिसाब से अपनी व्यवस्था कर रहा है। तो कुछ देर बाद शुरू हो जाएगी मतगणना? बिल्कुल होने वाली है, जैसा आदेश प्रशासन देगा वैसे हम तैयार हैं। तो जैसा आदेश होगा वैसे तैयार हैं। लेकिन जो प्रत्याशी हैं वो आप देख सकते हैं कि वो आकर के यहाँ जम गए हैं और अब ईवीएम में जो इनकी किस्मत कैद है उसका फैसला कुछ देर बाद हो जाएगा। परिसीमन की हम बात कर रहे थे अभिषेक, तो परिसीमन जो है वो कोटा में 65 वार्डों बिल्कुल उसका इम्पैक्ट कितना होगा इसका पता भी कुछ ही देर में चल जाएगा। और प्रत्याशी जो हैं वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, वो तस्वीरें शाकिर दिखा रहे थे। अब ललित, अगर मैं आपसे समझू, देखिए जोधपुर की अगर बात करें वहां पर भी बीजेपी का एक तरीके से कहे तो गढ़ बना हुआ है। नगर निगम में 2014 में जो परिणाम आए वहां पर बीजेपी का ही बोर्ड बना। ऐसे में अब जब 2 भागों में बांटा गया है निगमों को, तो इसका कितना असर देखने को आज मिल सकता है परिणामों में? देखिए अभिषेक, जब परिसीमन की प्रक्रिया चल रही थी तो दोनों ही दल लगातार जुटे हुए थे कि आखिर उनका वैसे इस तरह से परिसीमन हो ताकि उनको फायदा हो। लेकिन जब परिसीमन पूरा हुआ तो ये जो नगर निगम उत्तर है वहाँ कांग्रेस का माना गया कि यहाँ पे कांग्रेस के वोटर ज़्यादा हैं। जब दक्षिण का माना गया वो माना गया कि यहाँ भाजपा के वोटर ज़्यादा हैं। जो शहर के बाहरी इलाके हैं, चाहे हाउसिंग बोर्ड की बात करें, शास्त्री नगर की बात करें, सदापुरा की बात करें, ये ऐसे इलाके हैं जहाँ पे आमतौर पर भाजपा के वोटरों की संख्या ज़्यादा होती है, यहाँ पे भाजपा को ज़्यादा सीटें मिलती है। लेकिन जहाँ नगर निगम उत्तर की बात करें तो वहाँ पे कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का घर है, वहाँ पे महामंदिर की बात करें, मंडोर की बात करें, शहर का भीतरी इलाके की बात करें, ये वो इलाके हैं जहाँ पे आमतौर पर कांग्रेस को बढ़त मिलती है। तो एक एक का रेशियो माना गया कि यहाँ पे एक एक रहेगा। लेकिन जिस तरह से परिसीमन हुआ, टिकट वितरण हुए, टिकट वितरण के बाद दोनों ही दलों के बागियों ने जो परिसीमन में लगातार सक्रिय रहे अपने अपने हिसाब से परिसीमन कराएं, उनको टिकट नहीं मिला। तो मुकाबला बहुत दिलचस्प हो गया कि जब जिन लोगों ने परिसीमन में प्रक्रिया में भाग लिया, अपने अपने हिसाब से परिसीमन करवाया, उनको टिकट नहीं मिला, तो वो अब बागी बन के ताल ठोक रहे हैं। तो इसका भी असर साफ तौर पर देखने को मिल सकता है। लेकिन चूंकि अब 9 बजे ईवीएम खुल जाएगी, देखना होगा कि कौन कौन रहेगा। फिलहाल जो बता रहे हैं कि आखिर नगर निगम उत्तर में जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस को बढ़त मिल सकती है। वोट परसेंट अगर जब कम रहता है तो उसका सीधा फायदा कांग्रेस को मिलता है। तो ऐसे में इस बार भी करीब 5% मतदान कम हुआ है, तो इसका किसको जाएगा ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल जब वोट परसेंट कम होता है तो आमतौर पर कांग्रेस को फायदा मिलता है, जब वोट परसेंट बढ़ता है तो उसमें बीजेपी को फायदा मिलता है। चलिए, बिल्कुल ये बात कही जाती है, लेकिन इसका कितना इंपैक्ट देखने को मिलेगा
ये जानने की कोशिश करेंगे। सभी आप हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि अब वक्त धीरे धीरे नजदीक आ रहा है। अपडेट वो भी हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे जब मतगणना शुरू होगी, लेकिन यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।